नमस्कार दोस्तों। ग्रेड थर्ड की जो अपनी टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके जो प्रश्न हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उनका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अभी पहले अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। तो आपको पता है हल्दी जो है वो अम्ल क्षार का सूचक का काम करती है। मार्कर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं अपन। हल्दी जो है वो अम्ल क्षार में सूचक का कार्य करती है। ठीक है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी पहले अम्ल में डाला जाता है और उसके बाद डाला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्षार है। तो पहले अम्ल में डाल रहे हैं, हल्दी जो है उसको पहले डाल रहे हैं अम्ल में और बाद में डाल रहे हैं क्षार में। तो आपको पता है हल्दी सूचक रंगों के द्वारा अम्ल और क्षार की सूचना देगी। ठीक है। तो आपको पता है कि हल्दी जो है वो अम्लीय माध्यम में पीला रंग दर्शाती है। अम्लीय माध्यम में पीला रंग दर्शाती है और क्षारीय माध्यम में नीला रंग दर्शाती है। क्षारीय माध्यम में नीला रंग दर्शाती है। तो HCl के साथ पीला रंग दर्शाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नीला रंग दर्शाएगी। यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कॉलम 1 के पदार्थों को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। कॉलम 1 में है टार्टरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 बार दे दिया, कोई बात नहीं, अपन इसको मैच करके देखते हैं। तो देखिए मैच करते हैं। पहला है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपको पता है कच्चे आम में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो कच्चे आम में, कच्चा आम भी 2 बार दे दिया, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। कच्चे आम के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये बिना भुजा चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको कहते हैं बिना भुजा चूना। फॉर्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं साबुन बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं? साबुन बनाने में। और ये जो कच्चा आम दोबारा लिखा हुआ है इसकी जगह आप कर लीजिए बिना भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना या फिर अपन कह सकते हैं चूने का पानी। तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो इसके कोड तो मैच करेंगे नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम है? अम्लीय सामर्थ्य मतलब H आयन देने का क्रम, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे ज्यादा अपने पास 3 ऑप्शन है, एक जल है, एक एसिटिक अम्ल है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आप याद रखना, जल जो है वो तो उदासीन होता है, लगभग जल की पीएच मान 7 होती है, तो जल तो उदासीन है। सब इन तीनों में सबसे कम पीएच मान किसकी होगी? जल की। यानी सबसे कम जो सबसे कमजोर अम्ल जो है वो जल है इन तीनों में। तो ये ऑप्शन भी खत्म है, ये ऑप्शन भी खत्म है। अब बचते हैं ए और बी। अब बचा एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है खनिज अम्ल और एसिटिक अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। और हमें पता है कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं, खनिज अम्ल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि खनिज अम्लों का पूर्ण आयनन होता है, कार्बनिक अम्लों का आंशिक आयनन होता है। तो ज्यादा मजबूत ज्यादा सामर्थ्य वाला अम्ल हो गया खनिज अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। एसिटिक अम्ल के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद आता है, याद रखना, इसके जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है सिरका के निर्माण में। एसिटिक अम्ल के 5 से 10% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको नमक का अम्ल या नमक का तेजाब भी कहते हैं। नमक का अम्ल भी कहते हैं और नमक का तेजाब भी कहते हैं। और याद रखना इसे मुरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। मुरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। याद रखना इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है 124 का, सही विकल्प का चयन करना है। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो
कैसे चयन करना है? उपरोक्त कथनों में से कितने कथन असत्य हैं? कितने कथन असत्य हैं, ये नहीं कह रहा कौन सा कथन असत्य है भाई, कितने कथन असत्य हैं ये बताना है। ठीक है, कितने कथन असत्य हैं। पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो, पहला जो कथन है वो गलत हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भी? खट्टे होते हैं। और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, दोनों का उल्टा दिया हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो गया। धावन सोडा, बेकिंग सोडा आदि प्रकृति में अम्लीय और क्षारीय होते हैं। तो सोडा सारे के सारे ही क्षारीय होते हैं, अम्लीय नहीं होते। बेकिंग सोडा आदि प्रकृति में क्रमशः अम्लीय और क्षारीय होते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, जठरस की पीएच मान 1.8 के लगभग होती है, जिसे प्रबल अम्लीय रसायनों की श्रेणी में आता है, ये बात सही है। ठीक है, चींटी द्वारा स्रावित किए गए अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, चींटी द्वारा अम्ल स्रावित किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको अपन खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, ये होता है क्षार। सोडा सारे ही क्षार होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए क्षार को काम में लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। चौथा भी सही है। तो इसमें 2 कथन सही है, 2 गलत है। आपको पूछा कितने कथन गलत है, तो 2 कथन गलत है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से फिर से सम्मिलित करना है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपको पता है ब्लीच करने में काम में लिया जाता है। ब्यूटी पार्लर में ब्लीचिंग करवाने जाते हो ना, रंग उड़ाने के लिए, तो विरंजन का मतलब होता है ब्लीचिंग, रंग उड़ाना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो विरंजन में काम में लिया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर में विरंजन का जो गुण होता है वो क्लोरीन के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है, और खाने वाला जो सोडा होता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्षारीय होता है, और क्षार को कह सकते हैं प्रति अम्ल। क्षार को क्या कह सकते हैं? प्रति अम्ल। एसिडिटी के उपचार में भी इसको काम में लेते हैं, एंटासिड नेचर होता है इसका। सी है धावन सोडा। धावन सोडा जो होता है इसको काम, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसको कांच के विरेचन में प्रयोग में लेते हैं, बिल्कुल काम में लेते हैं। कांच के विरेचन में धावन सोडा को काम में लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो NaCl की क्रिया जब HCl से होगी तो मतलब NaCl का जो उपयोग करते हैं वो एक तो हाइड्रोजन के उत्पादन में भी करते हैं और क्लोरीन के उत्पादन में भी करते हैं। ठीक है, तो इस याद रखना, NaCl को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। तो याद रखना, ए में आ गया 3, बी में आ गया, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 4 3 1 2, 4 सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो है वो आपके सी ऑप्शन में है। मुझे उम्मीद है कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। पास ही में एग्जाम है तो आप समझते हैं बेहतर की तैयारी को किस तरीके से फोकस करना है। तो 126 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया को सही अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। ठीक है, तो क्लोर क्षारक अभिक्रिया को सही प्रक्रम में पहचानना है। तो NaCl लिक्विड और H2OH, H2OH तो H3O हो गया, नहीं ये तो पार नहीं पड़ेगी। NaCl एक्वेटिक हो और H2O नहीं, H2O तो खुद पानी है, तो इसको एक्वेटिक करने, पानी को पानी में थोड़ा ना मिलाएंगे। ठीक है, NaCl एक्वेटिक हो और H2O हो। ठीक है, पर ये 2 यहाँ पे क्यों दिया है? सही तरीके से नहीं है भी, ये भी NaCl है, H2O है। ठीक है, NaCl पानी में घुला हुआ है, HCl ऑलरेडी लिक्विड है, NaOH बनेगा, एक्वेटिक बनेगा, क्लोरीन बनेगी, गैस बनेगी, सही है। और देखो ये जो सी ऑप्शन है ना, ये इसलिए भी गलत है क्योंकि क्लोरीन को इसने क्या बना रखा है? एक्वेटिक। क्लोरीन पानी में घुलकर नहीं बनेगी, क्लोरीन गैस के रूप में बनेगी, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी अपन ने एक रिएक्शन पढ़ा था कि NaCl को किसके काम में लेते हैं? तो NaCl को काम में लेते हैं H2 व क्लोरीन के उत्पादन में।
क्लोरीन के उत्पादन में, और इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लोर क्षारक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए NaCl का उपयोग किया जाता है क्लोरीन और हाइड्रोजन के उत्पादन में। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सुमेलित करना है दोबारा से। 127 का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इसको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए कास्टिक सोडा होता है NaOH। इसको कास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये त्वचा को जला देता है। कास्टिक सोडा जो होता है उसको, तो कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सही है। ठीक है, वाशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, ये होता है Na2CO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, हम सबके फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले ताकि आसानी से याद रहे। वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, और याद रखना इसमें 10 जल के अणु होते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पहले ऑप्शन में। वाशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ में 10 को कहते हैं डेका, तो डेका हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये भी सही है। हालांकि इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी, काको इसके साथ पढ़ना है, डेका हाइड्रेट यानी 10 जल के अणु है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तो सीधा ही मैच है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है, सभी सुमेलित हैं ऑलरेडी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम के 3 यौगिक याद रखने आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सिलिकेट, तीनों कंपाउंड याद रखने। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो सेंधा नमक होता है, एप्सम साल्ट कहते हैं जिसको, 7H2 भी होता है। और जो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है उससे बनता है जो गर्मियों में पाउडर लगाया जाता है, टेल्क पाउडर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी के उपचार में, क्योंकि एंटासिड नेचर का होता है, दुर्बल क्षार होता है, तो ये होता है दुर्बल क्षार। अगला जो प्रश्न है, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले को लाल करेंगे, वो कौन होते हैं, वो होते हैं क्षार, क्योंकि सॉरी अम्ल होते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं, और अम्ल जो होते हैं नीला को लाल करते हैं। आपने अनील और छलनी पढ़ा होगा, तो अनील से याद रखना अम्ल नीले को लाल करते हैं, छलनी से याद रखना क्षार लाल को नीला करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीले से लाल हो रहा है। याद रखना लिटमस पेपर जो है वो बनाया जाता है किससे, तो लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन से। लाइकेन जो होता है वो बैक्टीरिया और फंगस का एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। याद रखना लाइकेन प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हवा में सल्फर के ऑक्साइड्स की मात्रा ज्यादा होगी तो लाइकेन नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कौन सा लवण जलीय विलयन में अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। कौन सा जो लवण है वो अम्लीय विलयन में जलीय विलयन में अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है वो दर्शाएगा। तो ये तो दुर्बल अम्ल से बना है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें से ये तो खुल ऑलरेडी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने, तो ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 जो है ये दर्शाएगा। NaOH और HCO3 से बना है, ये बना है NaOH जो कि एक प्रबल, अच्छा HCl से बना है। तो बी जो है 130 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी, सॉरी बी बना है NaOH और HCO3, ये दुर्बल क्षार है, बी नहीं दर्शाएगा, बी तो दुर्बल अम्ल से बना है और प्रबल क्षार से बना है, ये तो क्षार ही दर्शाएगा। सी जो है ये किससे बना है, सी है बना है NH3 और HCl से, NH4Cl। तो ये दुर्बल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है।
जो भी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेंगे वो सारे के सारे जलीय विलयन में क्या दर्शाएंगे, जलीय विलयन में अम्लता दर्शाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसको अपन अम्लीय लवण कह देंगे, अम्लीय लवण। ये जो है ये क्षारीय लवण है, ये जो है ये भी क्षारीय लवण है। ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने हैं, और ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से बना है, इसलिए ये उदासीन लवण है, उदासीन लवण है। जो प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से बनते हैं वो उदासीन लवण, जो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बनते हैं वो अम्लीय लवण, और जो प्रबल क्षार दुर्बल लवण से बनते हैं वो क्षारीय लवण। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया नहीं करते हैं जनरली। तो ये दोनों प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने, ये NaOH और उसके एसिटिक एसिड से बना है, ये बना है NaOH और SCO3 से। इन दोनों में जो क्षार है वो प्रबल है, अम्ल जो है वो दुर्बल है, इसलिए ये क्षारीय लवण है। जो NH4Cl है वो बना है अमोनिया और HCl से। अमोनिया दुर्बल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल से बने हैं इसलिए ये अम्लीय लवण है। और ये जो है ये बना है HCl और NaOH से, और HCl जो है वो प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, और NaOH जो है वो प्रबल क्षार है। तो इनसे जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण उदासीन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? तो आपसे पूछा है कि एड्स किससे फैलता है, किससे नहीं फैलता है। तो एड्स के संभावित कारण नहीं, पहला है, आपको पता है कि मैं आपको अलग से बता देता हूं कि एड्स फैलने के कारण क्या क्या होते हैं। तो एड्स फैलने का एक तो कारण होता है समलैंगिकता, समलैंगिकता, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी जो होती है उसकी वजह से एड्स फैलता है। असुरक्षित यौन संपर्क, अनसिक्योर्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप से, असुरक्षित यौन संपर्क, तो इससे भी फैलता है कौन, एड्स, ठीक है। इसके अलावा एड्स किससे फैलता है? तो इसके अलावा एड्स फैलता है रोगी के ब्लड के संपर्क में आ जाए कैसे भी। अब वो ब्लड के संपर्क में कैसे आ सकता है? रोगी का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी संपर्क में आ सकता है, ठीक है। या किसी इंजेक्शन संक्रमित किसी व्यक्ति को इंजेक्शन काम में लिया गया, इसकी ब्लड की वजह से वो जो इंजेक्शन की नीडल होगी, सुई होगी, वो संक्रमित हो जाएगी। या कोई भी उपकरण, चाकू काम में लिया गया, कुछ भी काम में लिया गया, सर्जिकल डिवाइस काम में लिया गया, वो जैसे ही रोगी व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आएंगे वो संक्रमित हो जाएंगे। और अगर उनको काम में ले लिया जाए स्वस्थ व्यक्ति के साथ, तो स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स फैल जाएगा। और एक एड्स फैलने का तरीका होता है संक्रमित माता से एड्स बच्चे में। हालांकि आजकल कुछ ऐसी तकनीकियां हैं जिनके द्वारा संक्रमित माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन वो स्वतः नहीं, उसके लिए महिला को हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन है कुओं और तालाब का अशुद्ध पानी पीने से, नहीं, एड्स इससे नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से, भौतिक संपर्क से, आलिंगन, चुंबन, इन सब से एड्स नहीं फैलता है। इंजेक्शन लगाने की सुई से फैल सकता है अगर उसको संक्रमित व्यक्ति के साथ काम में लिया गया, सी जो है उससे फैल सकता है। संक्रमित माता से गर्भ में शिशु में फैल सकता है। सी और डी दो ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा एड्स फैल सकता है। आपसे पूछा कौन कौन से नहीं फैल सकता, तो ए और बी जो दो ऐसे तरीके हैं जिनसे नहीं फैल सकता, नहीं फैलने वाला पूछा है, तो ए और बी यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो तपेदिक जो है वो जीवाणुओं से होता है, तपेदिक जो है वो जीवाणुओं से होता है, ठीक है। तपेदिक मतलब टीबी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। खसरा जो है मीजल्स, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। और पोलियो जो है ये भी विषाणु से होता है, पोलियो वायरस या एंटीरो वायरस, ठीक है। तो जीवाणु से नहीं होते हैं बी और सी, बी और सी जो है वो जीवाणु से नहीं होते। अच्छा, ई और दे रखा भी मलेरिया, मलेरिया भी जीवाणु से नहीं होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो बी सी ई, बी सी ई, ये तीन ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से नहीं होते हैं, जिसमें से बी और सी तो विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं, और ई जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई, ये ऑप्शन रहा, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? पोषण की दृष्टि से अंडा जो है वो किसका अच्छा स्रोत है?
ठीक है। तो अंडे में प्रोटीन होती है, बिल्कुल प्रोटीन होती है। अंडे के अंदर लोहा और फास्फोरस होते हैं और अंडे के अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल भी होते हैं। अंडे में क्या नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, अंडा जो है, अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, अंडे में विटामिन ई भी नहीं होता। तो ए बी सी, 133 जो है उसका उत्तर सी सही हो जाएगा। 134 जो है वो क्या कह रहा है? सूची को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है, आपको पता है। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। और दाद जो होते हैं वो कवक से होते हैं। 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अब चलते हैं 135 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं, विलंबित रक्त स्कंदन। विटामिन B3 नियासिन, नियासिन की कमी से पहलाग्रह रोग हो जाता है। विटामिन ए आंखों को प्रभावित करती है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हो गया 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जीवाणु होता है, इस जीवाणु की वजह से कुष्ठ रोग होता है, जो रोगी व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले संक्रमित द्रव्य की वजह से फैलता है। 137 रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव जो है वो है रेप्डो वायरस। ये गली के अंदर जो कुत्ते बिल्ली चमगादड़ होते हैं इनसे फैलता है। और रेबीज जो है, रेबीज का टीका लुई पास्चर हो जाता है। रेबीज में हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है और पानी पीने से बहुत ज्यादा डर लगता है रोगी को, क्योंकि पानी पीने से गले में दिक्कत होती है। तो उसको हाइड्रोफीवी, जल भीति, जलातंक आदि नामों से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि यदि विड्डोल परीक्षण, आपको पता है विड्डोल परीक्षण जो है वो टाइफाइड का है। विड्डोल परीक्षण से किसी मरीज के रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका परिणाम सकारात्मक आता है, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। इसका मतलब है कि उसमें टाइफाइड के जीवाणु है, साल्मोनेला टाइप है, तो विटामिन जो बी है टाइफाइड है उसका वो रोगी होगा। निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है वैक्सीन के द्वारा जीवाणु विषाणुओं से जनित बीमारियों का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन स्कर्वी जो है वो एक अभाव रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी का जो इलाज है वो टीके के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूट्रिशन संबंधी बीमारी, इसके लिए विटामिन सी को खाना होगा। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग वे होते हैं जो रोगाणुओं से होते हैं। संक्रामक रोग नहीं है मतलब कैसा है? असंक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग उन रोगों को कहते हैं जिनका कोई रोगाणु नहीं है। चिकन पॉक्स का तो रोगाणु होता है, हेजा का रोगाणु होता है, तपेदिक का रोगाणु होता है, कैंसर का कोई रोगाणु नहीं होता। ये रसायन या विकिरणों के संपर्क में आने की वजह से होता है, जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन होता है और सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो असंक्रामक रोग है। आपको कमेंट में बताना है कि एलर्जी जो है वो असंक्रामक रोग है या नहीं है। अब आपकी कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? जब निदानात्मक परीक्षण में कमजोरियां पता चलती हैं। देखो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन का एक तरीका होता है कि वो आपको आएगा तो पहली बार पढ़ते आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग तब करते हैं जब निदानात्मक परीक्षण से कमजोरियां पता चलती हैं। तो निदानात्मक परीक्षण से जब कमजोरियां पता चलती हैं तो फिर उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उन कमजोरियों को दूर किया जाता है। ठीक है, अब आता है 142। तो वो कह रहा है कि गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण होना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण होना चाहिए। छात्रों को दंड देना, पूरे वर्ग को दोबारा पढ़ाना नहीं, व्यक्तिगत गणितीय मार्गदर्शन प्रदान करना। उपचारात्मक परीक्षण कब होता है? जब निदानात्मक परीक्षण में कोई कमजोरी नजर आए। किसी बच्चे को गणित सिखाई आपने, गणित सिखाते समय जब निदानात्मक परीक्षण किया तो पता चला कि किसी बच्चे को जो आपने सिखाया वो समझ में नहीं आया, एक कमजोरी पता चली, तो क्या उसके लिए छात्रों को दंड देना? दंड देना तो जाहिर सी बात है ही नहीं। दंड देना तो किसी भी क्वेश्चन का उत्तर होगा ही नहीं। ठीक है,
पूरे वर्ग को दोबारा पढ़ाना, तो ये भी समाधान नहीं है, क्योंकि जो कमजोरी आई है वो किसी पर्टिकुलर छात्र की आई है। तो जिस छात्र की दिक्कत आई है उस छात्र को व्यक्तिगत गणितीय मार्गदर्शन करना ये एक सही तरीका है। अगला है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला आधारित मूल्यांकन जो है, प्रयोगशाला आधारित मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार की विधि पर आधारित? प्रयोगशाला आधारित सैद्धांतिक विधि तो नहीं है, ट्रेडिशनल तो नहीं है, ठीक है। अवलोकनात्मक, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करेगा तो बच्चा खुद ऑब्जर्वेशन करेगा, खुद अवलोकन करेगा और व्यवहारिक विधियां, प्रैक्टिकल मेथड सीखेगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 144 का, वो क्या कह रहा है? तो 144 का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गणित में मूल्यांकन की पोर्टफोलियो विधि में क्या शामिल है। तो पोर्टफोलियो विधि, जो पोर्टफोलियो विधि का मतलब होता है कि छात्रों के द्वारा जो भी काम किया गया है उसका संग्रहण करना और उसका मूल्यांकन करना। तो ये हो गया ऑप्शन बी, छात्रों के कार्यों का संग्रहण और मूल्यांकन को ही पोर्टफोलियो विधि कहते हैं, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण जो प्रश्न है वो अधिक उपयोगी होंगे? निदानात्मक जो परीक्षण है, यानी बच्चों को टेस्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है वो उसमें से बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, कितना बच्चों ने सीखा, तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सी तरीका जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? तो आपको पता है कि समस्या आधारित प्रश्न अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि, क्योंकि बिना समस्या आधारित सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है बच्चा रट के जवाब दे रहा हो, जो आपने सिखाया बच्चे को उससे संबंधित समस्याएं बच्चे को दी जाए और बच्चा उन समस्याओं का समाधान ढूंढे, तो वो उससे पता चलता है कि बच्चे की जो लर्निंग हुई है वो कितनी अच्छी हुई है। तो समस्या आधारित प्रश्न जो है वो इसका सही उत्तर होगा। मूल्यांकन की रूब्रिक विधि क्या है? मूल्यांकन की जो रूब्रिक विधि है वो क्या है? तो मूल्यांकन की रूब्रिक विधि है अंकों की गणना आधारित विधि, नहीं ये भी नहीं है, मौखिक फीडबैक भी नहीं है, समूह मूल्यांकन भी नहीं है, ये है मानदंडों पर आधारित, मानक जो नियम है, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके आधार पर स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक विधि कहते हैं। अगला है गणित में निदानात्मक परीक्षण से पता चलने वाली समस्या कमजोरी क्या हो सकती है? तो अवधारणा के बारे में गलतफहमी हो सकती है, ठीक है, अवधारणा के बारे में गलतफहमी हो सकती है। पढ़ने की गति में भी नहीं, सामान्य कमजोरी नहीं है। खेल कूद के प्रति ज्यादा रुचि होना, नहीं ये भी नहीं है। इसमें अवधारणा के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वही, उसी के बारे में कुछ गलतफहमी होगी, बच्चे को कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आया, यही निदानात्मक परीक्षण से पता चलने वाली सामान्य कमजोरी हो सकती है। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बीच में मुख्य अंतर क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण इसलिए किया जाता है कि जो पढ़ाया गया उसमें क्या समस्या है उसको पहचाना जाए, और उपचारात्मक परीक्षण का कार्य होता है उस समस्या को सुलझाना। तो निदानात्मक परीक्षण समस्या पहचानता है, बिल्कुल सही बात है। उपचारात्मक परीक्षण समस्या सुलझाता है, ये भी सही बात है। तो पहला ही सही हो गया, आपको तो यही पूछा था। मुख्य अंतर तो यही है, निदानात्मक के द्वारा समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है और उपचारात्मक के द्वारा समस्या को सुलझाया जाता है, ठीक है। निदानात्मक अंतिम है जबकि उपचारात्मक प्रारंभिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समोपयोगी मूल्यांकन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो समोपयोगी यानी समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है, ये अपने को बताना है। तो समोपयोगी, समेटिव यानी पूरे साल का, तो पूरे साल का तो वार्षिक परीक्षा ही होगा। समोपयोगी मूल्यांकन का मतलब है कि जो पूरा सेशन था उस पूरे सेशन के दौरान जो बच्चे ने पढ़ाई की उसका मूल्यांकन। तो साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी से तो पूरे साल का नहीं होगा, दैनिक गृह कार्य जांच से पूरे साल का नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा जो है उसके द्वारा पूरे साल का मूल्यांकन होगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है मूल्यांकन में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर? तो मूल्यांकन में सबसे अधिक बल दिया जाता है प्रश्न और उत्तर रटने पर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। योग्यता आधारित मूल्यांकन पर, बिल्कुल योग्यता आधारित मूल्यांकन ही होना चाहिए, केवल सैद्धांतिक परीक्षा पे नहीं, मात्र अंकों पे नहीं, योग्यता आधारित मूल्यांकन पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो 150 का जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो शिक्षण विधियों के प्रश्न थे उनका मैंने आपको समाधान प्रोवाइड करवा दिया। धन्यवाद, उम्मीद है आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, डियर स्टूडेंट सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी थर्ड ग्रेड के लिए 2.0,
उसमें जो आज पेपर हुआ था साइंस मैथ के लिए, उसके फिजिक्स वाले पार्ट के हम क्या है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो पर्सन 111 से स्टार्ट होता है, उसमें मान की इकाई एसआई इकाई पूछा है आप, उसमें मान की एसआई इकाई क्या होती है। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए उसमें मान होता क्या है। होता क्या है, 1 kg ईंधन, क्या है 1 kg ईंधन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, उसमें मान। क्या कहलाती है, उसमें मान कहलाती है। 1 kg ईंधन है वो जलेगा तो दहन होगा, तो उसके फलस्वरूप जो ऊष्मा है वो क्या है, उसमें मान। आपसे पूछा इकाई पूछा गया है, यूनिट क्या होगी। यूनिट देखो जूल तो होती है, हमें पता है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, क्या होता है, जूल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जूल प्रति किलोग्राम। आपको पता है 1 किलो है, तो अब ये टिक करके आओगे जूल प्रति किलोग्राम, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि है कितना 1 kg, तो क्या जाएगा किलो जूल। 1 kg है वो तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। ये उसमें मान की इकाई होती है कि 1 kg ईंधन के फलस्वरूप जो ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है, उसमें मान कहलाती है। उसका मात्रक क्या होता है, या ऐसा ही यूनिट पूछा गया है, मात्रक ही होता है ये किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा है, किलो कैलोरी। कैलोरी तो ऐसा ही है ही नहीं, पहली बात तो जूल में से ही है। अब जूल प्रति किलोग्राम और किलो जूल, तो क्या हो गया इसका, किलो जूल प्रति किलोग्राम है। आप ये कैलोरी भी कर सकते हो, कैलोरी भी ऐसा ही नहीं है। तो क्या आपका ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाएं समय पर हो सकती हैं। मतलब कि कोई क्या है, निर्दिष्ट ताप है और वायुमंडलीय दाब, फिक्स कोई दाब और ताप है, उस पर किसी पदार्थ की जो ठोस और द्रव प्रावस्थाएं क्या हैं, समय पर हो रही हैं। मतलब कि ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव ठोस में बदल रहा है, तो उस ताप को क्या कहते हैं। उस ताप को देखो गलनांक, हिमांक। गलनांक आपको पता है क्या, गलना है ठोस से द्रव में बदल रहा है। गलनांक क्या होता है, ठोस से द्रव। और हिमांक क्या होता है, द्रव से ठोस। ये दोनों चीजें क्या है, समय पर हो रही हैं। क्या है, समय पर हो सकती हैं। तो उस ताप को क्या हो, समय पर हो रही हैं, तो उस ताप को क्या बोलते हैं। गलनांक और हिमांक दोनों बोलेंगे, क्योंकि दोनों चीज वो हो रही हैं, समय पर हो रही हैं, तो गलनांक और हिमांक दोनों ये चीजें सही है। इस ताप को क्या बोलेंगे, गलनांक और हिमांक दोनों बोल देते हैं, क्योंकि वो क्या है, उस ताप पर वो गलना मतलब द्रव, ठोस से द्रव में आ रहा है, और हिमांक मतलब कि द्रव से ठोस में बदल रहा है। तो दोनों ताप उसको बोल सकते हो आप, हिमांक और गलनांक। अगला देखिए, 1 किलोग्राम पानी का ताप, आपके पास 1 kg पानी है, का तापमान क्या 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आपको कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कैलोरी में दे रखा है, नहीं तो आप कह दोगे 1 जूल। यही तो बात है, 1 जूल, मैं कह दूंगा 1 जूल ऊष्मा, 1 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, कैलोरी में दे रखा है 1 जूल, मतलब कि 1 kg में कितने होते हैं आपको पता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या जाएगा ये 1000 कैलोरी, क्या जाएगा 1000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बस मात्रक चेंज हो रहा है, नहीं तो अगर ऐसे ही आ जाता है 1 जूल, 10 जूल, 100 जूल, 1000 जूल, तो आप 1 जूल कर देते। लेकिन ये कैलोरी में है, 1 जूल में 1000 कैलोरी, ये है, ये आ जाएगा 1000 कैलोरी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है। भाई आपसे इस ताप टेम्परेचर दे रखे हैं 4, उसमें से आपको गलत चीज छांटनी है, मतलब कि वो चीज संभव नहीं। ताप देखो, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 232, 32 से लेकर 212 तक होता है ना।
32 से 200 भरा, तो क्या है माइनस में भी ये संभव है, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन देखेंगे एक बार, 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में सही है, ये भी हो सकता है। रूमर, आर का मतलब रूमर भी एक क्या है, ताप का पैमाना है, ये भी माइनस में जा सकता है, लेकिन क्या है केल्विन। केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन क्या परम ताप बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, परम ताप। और इससे नीचे ताप संभव नहीं है, परम ताप से नीचे ताप क्या है, संभव नहीं है ये चीज। तो क्या है, ये तो माइनस में है, 0 से नीचे है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी इसका सही आंसर है, क्योंकि 0 डिग्री 0 केल्विन है, उससे नीचे ताप वो टेम्परेचर संभव नहीं है। तो क्या कौन सा ताप संभव नहीं है, केल्विन में माइनस में। अगला देखिए, उष्मा संचरण की कौन सी विधि उष्मा में स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है। देखो उष्मा संचरण की 3 विधियां पढ़ते हो आप, चालन, संवहन और विकिरण। तो कौन सी विधि में स्थानांतरण, उष्मा के स्थानांतरण की दर सर्वाधिक होती है। तो आपको पता है विकिरण, विकिरण क्या है, प्रकाश के वेग से क्या है उष्मा स्थानांतरित होती है। विकिरण में क्या है, विकिरण में क्या है, ये प्रकाश के वेग से उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें, किसमें, विकिरण में। तो सबसे अधिकतम यही होता है। अब पता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इस वेग से उसका क्या है, उष्मा का भी स्थानांतरण होता है प्रकाश के। अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला देखिए, मिट्टी के घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं, क्यों भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी के घर सर्दियों में क्या होते हैं, गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ये तो हम क्या है, हमारा डेली लाइफ का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो क्या मिट्टी उष्मा की चालक होती है, अगर वही उष्मा की चालक होती है, तो उष्मा की चालक मतलब उष्मा उसमें से एक आर पार कर सकती है। चालक होती तो ये चीज संभव नहीं होती। तो ये पता है कि उष्मा की वो कुचालक होती है। मिट्टी उष्मा की अति सुचालक होती है, अति सुचालक सुचालक होती ही नहीं है। तीसरा देखिए, मिट्टी उष्मा की बुरी सुचालक, बुरी सुचालक दे रखा है, इसका मतलब ये कुचालक है। बुरी सुचालक या क्या है, कुचालक, क्या बोल देते हैं, कुचालक। देखो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ऐसी लैंग्वेज है, ये क्या है, ऐसी ही लैंग्वेज है इस प्रश्न की। तो मिट्टी उष्मा की बुरी सुचालक होती है, सही बात है भाई, मिट्टी उष्मा की उष्मा को क्या आदान प्रदान नहीं कर सकती वो, तो ये कुचालक होती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी है। इसी के कारण क्या है, ये सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडे। मकान, मानव शरीर का सामान्य ताप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है आपको पता है, आप कहोगे सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं कहूँगा फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आप निकालोगे C/5 बराबर F-32/C/5 F-32/9, इसे निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो F में कितना आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला देखो 310 केल्विन, देखो ये भी होता है ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलोगे तो क्या है 273, इसमें 37 डिग्री जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 310 केल्विन, क्या जाएगा 310 केल्विन आ जाए। तो क्या है, तीनों ये ऑप्शन सही है। तो मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में आपसे पूछे तो 310 केल्विन होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण। देखो पृथ्वी का वातावरण भाई कैसे गर्म होता है, आपको पता है सूर्य से विकिरणें आती हैं। कौन सी विधि है, विकिरण। कौन सी विधि है, विकिरण। बहुत ही सिंपल है, तो ये बहुत ही सिंपल है, विकिरण के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का क्या दे रखा है, उबलता है, क्वथनांक दे रखा है -183 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, उबलता है। तो ये तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, लगभग दे रखा है, क्या है लगभग है।
आपसे लगभग दे रखा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या है सी बट्टे, भाई क्या है तापमान का रूपांतरण करवा रहा आपसे, सी बट्टे 5 एफ माइनस 32/9। सी का मान दे रखा है, ये कितना दे रखा है माइनस के 183 डिग्री सेंटीग्रेड। मान रखोगे आप माइनस के 183/5 गुणा 9 एफ माइनस 32। इसका सॉल्यूशन करोगे आप 9 × 27, 9 × 72 74, 9 × 9 और 7 16/5। माइनस भी लगा हुआ है इसमें, इस भाग दोगे आप 5 × 15, ये माइनस में है ना, 5 × 15 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 7 47, 9 बचे और क्या बचे 9 पंजो 45, 2 बचे, फिर 2 5 चौक 20, ये रहता है। और एफ माइनस 32 ये माइनस में है, इसको 32 को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 329.4 प्लस 32 घट जाएंगे। आप देखो ये आपको घटाना पड़ेगा इसमें से, और घटाओगे तो ये लगभग क्या आ जाएगा, एफ का मान आ जाए माइनस के 297.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगभग पूछा है तो कौन सा है लगभग आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्यों 297 है, दशमलव में नहीं दे रखा, आपसे पूछ लिया कि लगभग कितना है। अगर लगभग आपको इसके करीब पहुंचना है, ये देख लेना माइनस है ये, बस इतना ही फर्क है, तभी ये आपको से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, प्लस में कर जाते हैं माइनस में कर जाते हैं बस। अगला देखिए, सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का तापमान कितना बढ़ रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो ये तापमान में वृद्धि फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि क्या है सेंटीग्रेड स्केल पर तापमान में वृद्धि और फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान में वृद्धि बट्टे 9। अपन यही तो लिखते हैं C माइनस 0/5 F माइनस 32/9। तो क्या है इनके तापों का अंतर कितना, ये दे रखा है 30 डिग्री बट्टे 5 बराबर डेल्टा एफ, आपसे पूछा गया है 9। 30/5 गुणा 9 बराबर डेल्टा एफ। अगला देखो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 9 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना आ जाएगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये आपको इस प्रकार से निकालने पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इजी सा है, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ये आपका केमिस्ट्री से संबंधित है, जो आपको केमिस्ट्री वाले सर इसके सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड 3 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आज आपको करवाऊंगा। देखो बंधु, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 से लेकर 11 तक संख्याएं अंकित है। थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। मेरे बंधु, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एक पत्ता निकाला, एक कार्ड निकाला जाता है तो उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात इनमें खुद और एक के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है। तो 2 पहली अभाज्य संख्या होती है, फिर उसके बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 नहीं होती, 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 एंड सो ऑल ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो एक थैले में 2 से लेके 11 तक के संख्याएं अंकित वाले कार्ड हैं। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे थैले में टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड थैले में टोटल कार्ड कितने हैं, तो 11 में से एक घटा लो तो 10 कार्ड है। टोटल कितने हैं, 10 कार्ड हैं। और निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए और 11 हो जाए, इनके अलावा तो नहीं है बंधु। ठीक है, 11 तक ही है, तो ये 3 और 2 5 हो गई। तो अभाज्य संख्या के अनुकूलतम घटना कितनी है, 5 अपॉन में टोटल घटना कितनी है, 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अभाज्य संख्या होने की, 1/2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा।
अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की, मेरे बंधु बताओ लाल रंग के कितने होते हैं? लाल रंग के टोटल 26 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। और जो मुख कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। मुख कार्ड कितने होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में 3-3 होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह सब। लेकिन मैं पूछूं दोनों के सामूहिक रूप से लाल रंग के मुख कार्ड, लाल प्लस मुख कार्ड, तो लाल प्लस मुख कार्ड बंधु, लाल तो टोटल 26 पत्ते होते हैं, 13 तो ईंट के और 13 चीड़ी के, सॉरी उखम के, सॉरी लाल पान के। ईंट और लाल पान के 26 पत्ते होते हैं, लेकिन मुख कार्ड कितने होंगे बंधु? लाल रंग के मुख कार्ड 3 तो ईंट के मुख कार्ड और 3 ही लाल पान के, कितने? 6 होते हैं। 6 पत्ते होते हैं लाल रंग के मुख कार्ड। ठीक है, तो ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता 6 अनुकूलतम घटना है, टोटल कितनी? 52 बंधु। 3 से काटेंगे, 3 का भाग सॉरी 2 से काटेंगे, 2 का भाग 3 बार और 2 का भाग कितनी बार? 26 बार। तो 3 बटा कितना हो गया? 26। राइट आंसर कौन सा आ गया? ए। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, राम और मोहन 2 मित्र हैं, यादृच्छिक चुने गए किसी एलीप वर्ष में। देखो बंधु, एलीप वर्ष का मतलब होता है सामान्य वर्ष, जिसमें एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता क्या है? दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न आने की प्रायिकता क्या है? समान दिन आने की। जन्मदिन की कुल संभावना, जन्मदिन की कुल परिणाम कितने आएंगे? जन्मदिन के कुल परिणाम कितने आएंगे? राम का जन्मदिन 365 दिन में से कोई सा भी हो सकता है। कोई घटना ए प्रकार से घटित होती है और दूसरी बी प्रकार से, तो दोनों घटना ए गुना बी प्रकार से घटित हो सकती है। तो राम का जन्मदिन 365 संभावना है और मोहन का भी 365 है, तो कुल घटना हो गई बंधु 365 की पावर कितनी? 2। ओके, उनका जन्मदिन सेम दिन हो, समान दिन हो, इसकी जन्मदिन कैसा हो? समान ही दिन हो, एक ही दिन, समान दिन उनका जन्मदिन हो। समान दिन जन्मदिन हो मतलब 1-1 तारीख को हो जाए, 1-1 जनवरी को, 2-2 जनवरी को, 3-3 जनवरी को, 4-4 जनवरी को, 5 जनवरी को, दोनों का एक साथ 6 जनवरी को। ऐसे 365 दिन ऐसे होते हैं जब समान जन्मदिन समान डेट को हो। ठीक है, तो बताओ जन्मदिन समान दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बंधु 365 बटे 365 की पावर कितनी? 2। यहां से मेरे पास में उत्तर आ जाएगा 1 बटा कितना? 365। लेकिन जन्मदिन समान दिन होने की प्रायिकता ये है, तो मेरे बंधु भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता क्या होगी? जन्मदिन उनका भिन्न भिन्न दिन हो, भिन्न भिन्न दिन जन्मदिन हो, भिन्न भिन्न जन्मदिन हो, इसकी प्रायिकता बंधु किसी घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो इसके भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता चाहिए, तो 1 माइनस समान वाली प्रायिकता घटा दो, 1 माइनस 1 बटा 365। 365 में से 1 घटाओगे 364 बटा कितना आ जाएगा? 365। तो राइट आंसर यहां से कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, भिन्न भिन्न आने की, समान आने की 1 बटा 365। संख्याएं 12 से लेके 71 कार्ड पर लिखी गई है, एक डिब्बे में वगैरह दी। एक कार्ड पर एक ही संख्या लिखी गई, फिर इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। यहां मात मत खा जाना बंधु, अभाज्य नहीं है। तो मेरे बंधु पहले तो मैं अभाज्य संख्या पढ़ाता हूं आपको। तो यहां पे टोटल घटना कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी अभाज्य होने की, प्रोबेबिलिटी अभाज्य नहीं है, प्रोबेबिलिटी अभाज्य नहीं है कि निकाल देंगे सीधी, अभाज्य नहीं है कि प्रायिकता कुल संख्याएं कितनी है? 1 से 71 तक। बंधु 71 में से आप कितनी घटा लो? 71 में से पीछे की 11 घटा लो, तो टोटल कितनी आ गई? 60। टोटल कितनी आ गई? 60। कुल परिणाम तो 60 हो सकते हैं। अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता बंधु, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है वो अपन को देखनी पड़ेगी। बात यह है, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 21 नहीं होती, 23 होती है, 25 नहीं होती, 27 नहीं होती है, 29 होती है, 31 होती है, 33 नहीं होती, 35 नहीं होती, 37 होती है, 37 के बाद में 39 नहीं होती, 41 होती है, 43 होती है, और बंधु आपके पास में 45 नहीं होती, 47 होती है, 47 के बाद में 49 नहीं होती, 51 नहीं होती, 53 होती है, 55 नहीं होती, 57 भी नहीं होती है। यहाँ पे 19 3 57 होता है, 59 होती है, 59 होती है, 61 होती है,
63 नहीं होती, 65 नहीं होती, 67 होती है, 69 नहीं होती, 71 होती है मेरे बंधु, 73 होती है। ऐसे मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती है 12 से लेके 71 तक है। तो बंधु 12 से लेके तो ये रही, ये 12 से लेके 71 तक है, ये 12 से लेके 71 तक ये रही इतनी, ये सब काउंट होगी, सब काउंट कर लो आप कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है। कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य हैं। तो अभाज्य नहीं है वो कितनी है? 60 में से अपन एक काम करें, 15 घटा लें, और 60 में से 15 घटाएंगे तो 45/60 हो जाएगा, और 45/7 को 15 का भाग 3 बार और 15 का भाग 4 बार, इसका उत्तर ही कितना आ जाएगा मेरे बंधु? 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। अभाज्य होने की पूछता तो 1/4 आती, क्योंकि 15 बटे कितना होता? 60 होता। दोनों प्रश्न अलग अलग है, एक अभाज्य होने की और एक अभाज्य नहीं होने की। तो बताओ इस शब्द में से अक्सर का चुनाव किया जाता है, एस होने की प्रायिकता क्या है? यहां पे एस टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो अनुकूल घटना तो 4 है, एस होने की टोटल कितनी है? 3 3 6 और 3 9 और 1 10 है, तो 4/10 को काटेंगे तो 2 कितना? 5, और ये 2/5 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पासा और एक सिक्का दोनों एक साथ उछाले जाते हैं, तो बताओ बंधु, ये अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं होती है जिनमें एक के घटित होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों एक साथ घटित हो सकती है, ये स्वतंत्र होती है। एक पासा और एक सिक्का दोनों एक साथ उछाले गए, सिक्के पर चित्त आना, सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है? सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता होती है 1/2, एवं पासे पर 5 अंक आने की, पासे पर 5 आने की 1/6 होती है, क्योंकि टोटल 6 अंकों में से, तो 1 कितनी हो जाएगी? 12, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में पड़ी है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है अपन को, सिंपल सा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/7 है, तो उसके अनुकूलतम संयोगानुपात, अनुकूलतम संयोगानुपात क्या होता है? अनुकूल संयोगानुपात, 2 संयोगानुपात होते हैं, एक अनुकूल संयोगानुपात होता है, एक प्रतिकूल संयोगानुपात होता है। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब ये होता है घटित होने की ऊपर, घटित होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर, और घटित न होने की प्रोबेबिलिटी नीचे, या घटित होने के अनुकूल घटना ऊपर और घटित न घटित होने की अनुकूल घटना नीचे। तो घटित होने की, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/7 है, तो न घटित होने की 1 - 2/7 करोगे 5/7 हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा मेरे बंधु, और ये आ जाएगा 2/5। तो अनुकूलतम संयोगानुपात कितना होगा? 2/5। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, घटित होने के अनुकूलतम परिणाम बटे घटित न होने के अनुकूलतम। तो घटित होने के 2 है और घटित न होने के कितने हैं? 5 हैं, तो 2/5 सीधा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। प्रतिकूलतम संयोगानुपात में इसको उल्टा कर देते हैं, प्रतिकूलतम संयोगानुपात, अनुकूलतम संयोगानुपात से आपको प्रतिकूलतम पूछे ना, प्रतिकूलतम संयोगानुपात, प्रतिकूलतम संयोगानुपात में न वाली ऊपर आती है और होने वाली नीचे आती है, न वाली ऊपर और होने वाली कहां आती है? नीचे आती है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? बंधु निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1, जो घटित होनी होती है। जैसे मैं आपको ये सिंपल सा प्रश्न पूछ लूं, एक पासे को उछालने पर उस पर प्राप्त अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता, तो 6 के 6 अंक प्राकृत संख्या होते हैं, तो 6/6 1 आ गई। किसी असंभव घटना, असंभव घटना मतलब जो कभी घटित ही नहीं हो सकती है, ठीक है, अनिश्चित घटना है, ये कभी घटना घटित ही नहीं हो सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरी और 7 काली गेंद है, उनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद हरी नहीं है। अरे भाई हरी नहीं है तो बाकी तो कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, तो 5 लाल हो सकती है, 8 सफेद 13 और 7 कितनी? 20। तो 20 में से तो कुछ भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 20 में से तो कुछ भी हो सकती है, हरी नहीं है। 20 बटे टोटल कितनी है? 24 हो गई। ठीक है, तो बताओ 4 का भाग 5 बार और 4 का भाग कितनी बार? 6 बार। तो 5/6 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए बहुपद का एक गुणनखंड x-1 होगा? अगर x-1 बहुपद का एक गुणनखंड है तो x-1 को 0 के बराबर कर दो और x की वैल्यू कितनी रख दो? 1 रख दो, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो बंधु k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस से 3 गुणा 1 प्लस k
बराबर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। तो ये आ गया k-3 प्लस के बराबर कितना आना चाहिए, 0। और ये यहां से 2 के बराबर कितना आ गया, 3। और के बराबर 3 बटा कितना आ गया बंधु, 2। के बराबर 3/2 जिस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में के का मान कितना है, 3/2। गुणनखंड है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। जो सत्य नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, असत्य फॉल्स होना चाहिए। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद होता है ना, उसकी घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित। सत्य कथन नहीं है इसका मतलब असत्य। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। बिल्कुल ये बात क्या है बंधु, सत्य है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य। शून्यतर का मतलब जो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, शून्य नहीं, नॉन जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन जीरो। क्या बोले जाता है बंधु, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। सत्य है। बहुपद में पदों की संख्या परिमित होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुपद में पदों की संख्या परिमित ही होती है। बहुपद में चर राशि के गुणांक हमेशा वास्तविक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, काल्पनिक कोएफिशिएंट नहीं हो सकते। ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है तो यहाँ पे a, b, c हमेशा बिलोंग्स टू r होंगे, रियल नंबर होगी, ये कभी इमेजिनरी नंबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब सब सत्य है, एक कथन क्या है, असत्य है। हमने कहा है कि इसकी बात परिभाषित नहीं होती, नॉन डिफाइन होती है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुपद का निम्न में से एक गुणनखंड है। बंधु गुणनखंड होगा उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इससे x+2 को 0 के बराबर करते हैं। x+2 को मेरे बंधु 0 के बराबर करते हैं। तो x+2 को 0 के बराबर करूंगा तो बताओ x बराबर कितना आएगा, x बराबर -2 आएगा। x बराबर -2 पर इस बहुपद का हाल क्या होगा, -2 की घात कितनी, 4 कितनी होती है, 16 होती है। -2 की घात 3 कितनी, -8। -2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 7 कितना, 28 माइनस का, -2 से +2 और प्लस का कितना, 6। मेरे बंधु ये बताओ कि 16 और 6 कितना, 22 और 2 कितना हो गया आपके पास में, 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया, माइनस ये कितना है आपके पास में, 36 हो गया। क्या, -36, मतलब ये 0 नहीं आया। इसका मतलब ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होगा तो उसको 0 के बराबर रखने से x का जो मान आएगा उसको बहुपद में रखने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो बी ऑप्शन से मैं टैली करवाता हूं। तो एक रखो, 1 + 1 -7 -1 + 6। लो भाई, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना, 8। 8 में से 8 घटाओ, 0 आया। इसका मतलब डेफिनेटली ये बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, x - 1, शेषफल 0 आना चाहिए। व्यंजक का गुणनखंड क्या है, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो आप। ठीक है, -8 कौन सा दे रहा है, ये -8 दे रहा है, ये भी -8 दे रहा है, ये भी -8 दे रहा है, सभी -8 दे रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। a को बंधु मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a² माइनस का 2ab और प्लस का कितना आएगा, 2b, 2a आएगा। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2ab और माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4b² आएगा। कितना, 4b² और फिर -4b आ जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं टैली कर सकते हो आप। 4b² कहीं प्लस का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आपने 6 टर्म तो लिख ली। माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4a आएगा और प्लस का कितना आएगा, प्लस का आपके पास में आ जाएगा मेरे बंधु ये 8b आ जाएगा। ओके, और ये माइनस का कितना आ गया, 8 आ गया। इसको मिलाओ, देखें आप, क्या ये बहुपद बना रहा है क्या वापस, मेरे बंधु a² तो आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर उधर 4b² है, ये लो 4b² भी आ गया, प्लस का 4b² और 4b प्लस का कौन सा दे रहा है, 4b प्लस का। देखो बंधु, ये माइनस का 4b और ये प्लस का 8b, तो ये प्लस का कितना दे देगा, 4b दे देगा। बिल्कुल दिया इसने 4b। ये माइनस का 4ab, देखो ये रहा, माइनस का 2ab और माइनस का 2ab, माइनस का 4ab ये दोनों दे देंगे। और फिर देखो a कितना आएगा, ये माइनस का 2a आई जाएगा, माइनस का 2a और माइनस का 8 परफेक्टली सेट हो रहा है। तो वापस ऑप्शन से गुणा कर दो बंधु, यही प्रश्न बना देता है, तो यही उत्तर होगा। बहुपदों का गुणनखंड करना है तो 4 बातें याद रख लो मेरी, या तो छोटा मोटा कोई गुणनखंड दे जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया था, उसको उठाकर बराबर 0 के बराबर कर दो और x का मान रख दो, शेषफल 0 आना चाहिए।
चाहिए, या ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लो वापस प्रश्न बन जाना चाहिए, यही आया है और ऐसा ही आएगा। या सर्व समीका समीकरण टुकड़े आदि करके गुणनखंड करो, या फिर लास्ट में एचएमजे लगाओ। ठीक है, एचएमजे क्या मेथड है ये बताता हूं बंधु। इसमें एक्स का मान उठाना एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इसको खुद को लेके चलना भी महाभारत है, कैसे लेके चल लूं। तीसरी बात होती है कि इसके ऑप्शनों से उठाकर एक्स का मान रख दूं, ये भी लेंती है। ऑप्शनों को गुणा कर लूं, किससे कर लूं, एक गुणनखंड पूछा है इसमें। तो ऐसे केसेज में एचएमजे मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एचएमजे मेथड लगाते हैं। एचएमजे मेथड क्या होती है बंधु, देखो, पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू, आप कुछ भी रख दो, 2 रख दो। एक्स का मान 2 रखोगे तो प्रश्न क्या बनेगा, एक्स का मान 2 रखोगे तो प्रश्न बनेगा 2 की घात 4 16, 16 2 का स्क्वायर 4 20, 20 और 1 कितना 21 बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन 2 रखोगे, 2 रखोगे तो ये कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब ये किसी भी सूरत में बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता। ये तो गया साहब, ये तो गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या करें, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाओ, ये भी कितना आ गया 5। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना 6, 6 में से 1 घटाओ कितना 5 आ गया। ये भी नहीं हो सकता, दूसरा भी कभी गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि इसका भाग ही नहीं जाता। सी ऑप्शन, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाओ 2, 2 प्लस 1 कितना 3, ये गुणनखंड हो सकता है, 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाओ 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाओ 1, मतलब गुणनखंड 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी वैल्यू अन्य रख देता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 रख दो मेरे बंधु। प्रश्न क्या बनेगा आपके पास में, प्रश्न इन 2 विकल्पों को तो चेक ही नहीं करना है, गए ही तो। ठीक है, 3 रखो, 3 की घात 4 कितना होता है, 3 3 9, 9 का 81, 81 और 9 कितना होता है 90, 90 और 1 कितना 91, प्रश्न 91 बनेगा। आपको सी और डी ऑप्शन को ही चेक करना है। सी क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 में 1 जोड़ दो, 10, 10 में से 3 घटाओ कितना 7 दे रहा है, 7 का भाग 91 में जाता है, 13 7 91। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 और 1 4 घटाओ कितना 5। ये लो साहब, ये भी गया, ये भी नहीं होगा, तो उत्तर कौन सा होगा, सी। क्योंकि जो गुणनखंड होगा उसको कभी भी किसी भी वैल्यू पे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये एचएमजे मेथड है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला ये है कि ये क्या है बंधु, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac होता, तब तो ये सर्व समीका होती। सर्व समीका तो नहीं है, ये समीकरण है अपने आप में। क्या है बंधु, समीकरण। दोनों तो कैसे हो जाएगी, सर्व समीका नहीं होती। सर्व समीका इस केस में होती है जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरे बंधु a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस AC। ऐसे केसेस में सर्व समीका होती है। अभी ये सर्व समीका यहां पे नहीं है मेरे बंधु। ठीक है, सर्व समीका इस केस में होती, अभी तो ये समीकरण है। सर्व समीकाओं के साथ छेड़छाड़ करोगे तो समीकरण बन जाएगी। शून्येतर, शून्य का मतलब शून्य नहीं है। शून्येतर का मतलब क्या है बंधु, शून्य नहीं है। शून्येतर वास्तविक संख्याओं, नॉन जीरो जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉन जीरो। तो बताओ 3 नॉन जीरो रियल नंबर है ए बी सी के लिए बंधु। इस केस में अपन को क्या करना होता है, इस केस में अपन को सिंप्लीफाई ये करना होता है कि अपन इनके बराबर, सबके बराबर कुछ अल्फा वगैरह मान ले, या फिर एक काम कर दूं कि आप ए के नीचे 2 पड़ा है तो ए को 2 अल्फा मान लो, बी को 3 अल्फा मान लो और सी को 4 अल्फा मान लो। ए बी सी के मान यही पुट कर दो। तो बताओ बंधु, ए का मान 2 पुट किया तो 2/2, बी का मान 3 पुट किया तो 3/3, सी का मान 4 पुट किया तो 4/4। ऐसे ही ए का मान 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, बी का मान 3 पुट किया तो 3 3 9, सी का मान 4 पुट किया तो 5 चौके 20 बट्टे कितना आ गया के। ये सब आ गए मेरे बंधु 1/1 बराबर। ये बताओ 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना 15 बचेगा, 15 बटे कितना के। एक बात बताओ बंधु, के का मान कितना आ गया, 15 आ गया आपके पास में। राइट आंसर कौन सा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुपद जिसके मूल ये +1 -1 और 0 है बंधु। बहुपद के मूल या शून्यांक क्या होते हैं, जो बहुपद को 0 बनाते हैं वो इसके मूल या क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। बताओ बंधु, 0 इस बहुपद को 0 बना देगा क्या, 0 इस बहुपद को 0 नहीं बना सकता। किसी भी बहुपद जिसमें x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 लिखा हुआ है, ये इस बहुपद को 0 शून्य नहीं बना सकता। 0 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। 0 इन 3 बहुपदों का शून्यांक है, क्योंकि 0 रखने पर सब 0 हो जाएंगे। x का मान सब में पड़ा है, इसका मतलब पहला तो गया। दूसरा ये कह रहा है x = 1 इसका बहुपद का शून्यांक है। x = 1 इस बहुपद का शून्यांक है, बिल्कुल है इसमें 1। ये कह रहा है x = -1 है, बिल्कुल -1 है।
x बराबर इसमें क्या है बंधु, ये 1 है इसमें, लेकिन इसमें -1 है। इसके शून्यांक बता दूं आपको, x बराबर 0 इसका शून्यांक है, इसका एक शून्यांक है x बराबर -1 और एक शून्यांक है इसका एक x बराबर कितना, +1। ठीक है, ये शून्यांक है इसके। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा इसके अलावा देखना, इसके अलावा बंधु देखना इस बहुपद के क्या क्या शून्यांक है। इसका एक तो x बराबर 0 शून्यांक है, एक इसमें x बराबर 1 शून्यांक है, एक बराबर इसके दो शून्यांक होंगे -1 -1, तो इसके दो शून्यांक -1 -1 शून्यांक होंगे, क्योंकि ये -1 का होल स्क्वायर है। उसके +1 +1 होंगे। ठीक है, तो ये -1 -1 कौन से के हैं, सी ऑप्शन के हैं। ठीक है, सी ऑप्शन के बहुपद के शून्यांक हो गए। ठीक है, सीधा ट्राई कर दो इसको। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है बंधु, बहुपद में चर राशि की घात कभी ऋणात्मक होती नहीं है। ये पहला क्या बनेगा, x + a, x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 -2, चर राशि की घात कभी ऋणात्मक होती नहीं है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, √x + a, x की पावर -1 + 3 ऊपर जाएगा तो माइनस की घात बनेगी। बहुपद में चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होती है, बिल्कुल बहुपद में चर राशि की घात भिन्नात्मक भी नहीं होती। x + 2 गुणा x की पावर 1/2 + 3 भिन्नात्मक भी नहीं होती है बहुपद में चर राशि की घात। तो ऑप्शन तो ये सही हो ही जाएगा, 2 घात और 1 घात है, बिल्कुल चलती है बहुपद में चर राशि की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बंधु बीच वाले पदों का टुकड़ा करना पड़ेगा आपको 15 का। तो एक काम कर लेता हूं, 15 8 120 होता है, गुणा करने पर 120 x स्क्वायर आए और जोड़ने पर आपके पास में माइनस का 26 x आए। तो एक काम कर लेता हूं, इसके टुकड़े कर लेता हूं। इसके टुकड़े क्या क्या कर लेता हूं, एक तो माइनस का 20 x कर लेता हूं और दूसरा टुकड़ा माइनस का कितना कर लेता हूं, 6। तो ये माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का 26 x और गुणा करने पर प्लस का 120 x आ जाएगा। तो बंधु 15x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस 6x + 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। इसके बराबर जो दिया हुआ है उसको बाद में निपटेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, इधर मैं कॉमन क्या ले लूं, 5x कॉमन ले लिया तो ये 3x माइनस से कितना बच गया, 4, और इधर माइनस का कितना कॉमन ले लूं, 2, तो ये आ गया 3x माइनस कितना, 4। इधर कॉमन ले लूं 3x माइनस 4 और बंधु इधर 5x माइनस कितना कर दूं, 2। बराबर उसकी तुलना करनी है ax प्लस b और cx प्लस d की। अब अगर अपन तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना कर दें, तो पहले बॉक्स से तुलना कर दो। a बराबर आपके पास में 3 आएगा, b बराबर -4 आएगा, c बराबर बंधु आपके पास में आएगा 5 और d बराबर कितना आएगा, -2। इसके अलावा तुलना ऐसे भी हो सकती है, अगर आप पहले बॉक्स की तुलना पहले बॉक्स की लास्ट से न करो, पहले बॉक्स की तुलना फर्स्ट से न करो, लास्ट से कर दो, तो बंधु यहां पे चेंज हो सकता है। a बराबर कितना आ सकता है, 5 आ सकता है, b बराबर -2 भी आ सकता है और c बराबर 3 भी आ सकता है और d बराबर कितना हो सकता है, -4। लेकिन एक से आपको ऑप्शनों में मिलेंगे, एक से। तो मैं पहले से चेक करवाता हूं, a बराबर 3, तो 2 गुणा 3 फर्स्ट केस से, ये फर्स्ट केस से, ये है फर्स्ट केस और ये कौन सा है, सेकंड केस। फर्स्ट केस से तुलना कराता हूं, 2 गुणा 3 प्लस से b का मान कितना है, -4, तो ये माइनस का कितना, 4 और c का मान 5 है तो -5 और d का मान कितना है, -2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया 6 -9 + 4 और 6 4 10 में से 9 घटाओगे तो कितना, 1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। फर्स्ट केस से तो आंसर आ रहा है, सेकंड केस से आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, तो आपको सेकंड केस को अनफॉलो करना पड़ेगा। कैसे, देखो कैसे, a का मान 5 तो 5 दूनी कितना, 10, b का मान -2 तो -2, c का मान 3 तो -3 और d का मान -4 तो +8। ये देखो 18 में से 15 घटाओ, 5 घटाओगे 13 उत्तर आएगा, जो कि 13 ऑप्शन में नहीं है। किस में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। किस में नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है। 13 ऑप्शनों में नहीं है तो इसको अपन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यदि ये दिया हुआ है तो x और y के मान, एक काम कर दो, वेरीफाई कर दो, इसको वेरीफाई कर दो, बाई ऑप्शन ही तोड़ दो, इसको बाई ऑप्शन से ही कर दो। x का मान 11 मानो और y का मान 7 मानो, तो बंधु बताओ 11 3 कितना, 33 और 7 7 कितना, 49। 33 में 49 जोड़ो, देखिए 75 आता है क्या, 33 में 49 75 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया मेरे बंधु, पहला तो क्या हुआ, गया, पहला तो गया उत्तर। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलो, x का मान 7 और y का 11, 7 3 21,
और y का 11 7 कितना 77, ये भी 75 नहीं दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले पे चलते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन, x का मान 11 और y का मान 6 मानो, 11 3 33 और 7 6 42, ये बिल्कुल कितना आता है 75। और इसको और चेक करवा दो सेकंड में, x का मान 11 5 55 है और y का मान 6 पंजो कितना 30, 55 में से 30 घटाया कितना बचा 25। इसका मतलब ये दोनों केसेस में सेटिस्फाई करता है, तो मैं क्यों x और y के अलग अलग मान निकालूं? अदरवाइज आपको इनको एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कोफिशिएंट सेम बनाकर काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो। ये तो समीकरण बन जाएगी बंधु, कैसे बनेगी देखो, राम के पास मान ले x रुपए हैं और श्याम के पास मान ले कितने हैं y है। ओके, राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो, तो बताओ बंधु, श्याम अपने पास से 100 रुपए दे देगा तो y माइनस 100 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा 100। राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो मेरे पास तुमसे दुगुने रुपए हो जाएंगे, तो राम के पास श्याम से दुगुने रुपए हो जाएंगे, मतलब इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ओके, दूसरी एक बात क्या बोली है, श्याम ने राम से कहा कि तुम मुझे यदि 10 रुपए ही दे दो, श्याम ने राम से कहा कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो राम 10 रुपए दे देगा तो राम के पास 10 रुपए कम हो जाएंगे और श्याम के पास 10 रुपए क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो फिर कहा कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो मेरे पास तुमसे 6 गुना धन हो जाएगा, बिल्कुल तेरे पास में 6 गुना धन हो जाएगा राम से, तो इधर किससे गुणा कर दो 6 से। ज्ञात कीजिए दोनों के पास कुल कितने रुपए, दो समीकरण बन जाएगी। कैसे, ये समीकरण कैसे बनेगी, x माइनस 2y, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का बराबर, मेरे बंधु बता ये माइनस का 200 और माइनस का 100, माइनस का कितना 300 होगा कि नहीं होगा, ये माइनस का 200 और माइनस का 100 माइनस का 300, एक समीकरण ये। दूसरी समीकरण 6x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60 होगा और 60 और 10 कितना होगा 70 हो जाएगा। अब एक काम कर ले, y का कोफिशिएंट 2 बना ले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ले आऊं मैं, किससे मल्टीप्लाई, इसको 2 से गुणा करके ले आऊं, किससे गुणा करके 2 से गुणा करके, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x से माइनस 2y बराबर 140। लो भाई, चिन्ह सेम है तो हमें जोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सॉरी घटाना पड़ता है, ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का। लो भाई, ये 2y से 2y तो क्या हो गया कट गया, कैलकुलेशन सही की है। ओके, अब बताओ बंधु, ये माइनस का कितना हो गया 11x हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 440 हो गया। तो बताओ बंधु, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना आएगा 40, x बराबर 40 आप उसमें रख दो, 40 रखोगे तो मेरे बंधु 6 की 24 से 240, 240 माइनस 70 बराबर y का मान, इट मीन्स y का मान कितना आ जाएगा 170, और 170 और 40 टोटल कितना हो जाएगा 170 और 40 टोटल कितना 210। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में पड़ा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं A1 अक्षमन ऐसे कुछ दी हुई है तो समांतर रेखाओं के समीकरण। आपको पता है बंधु, अगर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2 होते हैं, या फिर A1 बटा A2 इज इक्वल्स टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बटा C2 होते हैं, या फिर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होते हैं। अगर पहला केस होता है, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक दूसरे को काट लेती है। ओके, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ऐसे केसेस में रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है समांतर रेखाएं होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और ऐसे केसेस में कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती रेखाएं होती है, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही चलती है। ओके, और बताओ बंधु, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है मेरे बंधु। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, इसको बोल सकते हैं अपन है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ऐसे केसेस में कोई हल नहीं है, ऐसे केसेस में कोई हल नहीं होता है, और ऐसे केसेस में अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। हाँ जी, इस केस में क्या होता है, निकाय संगत होता है। निकाय क्या होता है, संगत। इस केस में निकाय क्या होता है, असंगत, अनकंसिस्टेंट होता है। इस केस में कंसिस्टेंट होता है, निकाय क्या होता है, संगीत। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि किस केस में रेखाएं समांतर होगी। समांतर में पहले दो का रेशियो बराबर होता है, तीसरे का बराबर नहीं होता, ये समांतर का केस है। ओके,
नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल का मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2। a1 बटा a2 कितना है 3/6, b1 बटा b2 कितना है 4/k, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2, तो 5 कितना 8। तो के किस मान के लिए, तो के का मान तो पहले 2 से ही देगा, किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो मेरे बंधु एक बात बताओ, इन 2 से मैं काम कर लूं तो ये 1/2 बराबर 4 कितना आ गया के, इसमें के का मान कितना आ गया 8। तू तो के का मान 8 कर दे, जिस दिन के का मान 8 कर देगा एक समीकरण तो हो जाएगी 3x प्लस 4y बराबर 5, और दूसरी समीकरण हो जाएगी 6x प्लस 8y बराबर 8। ओके, ऐसे केसेस में a1 बटा a2 बराबर ही रहेगा b1 बटा b2 के, और ये कभी बराबर नहीं रहेगा तो रेखाएं समांतर हो ही जाएगी आपस में, कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। तू तो 8 कर दे इसका मान। ओके, युगपत रैखिक समीकरण के कितने हल है मेरे बंधु, a1 बटा a2 कितना आएगा 3/6, b1 बटा b2 कितना है -1 बटा -2, c1 बटा c2 कितना है 5/10, सब बराबर हैं आपस में, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, सब बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं होती है, और समपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, केवल एक केवल दो नहीं, अनंत हल, युगपत रैखिक समीकरण के अनंत हल है। हाँ जी, इससे भाग देने पर भागफल व शेषफल क्या होगा, शेषफल की तो शॉर्ट मेथड है, लेकिन भागफल के लिए तो मेरे बंधु भाग देना ही पड़ेगा। और भाग किस में देना पड़ेगा, इनको घातों के घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इधर 2x प्लस कितना होगा 1। लो बताओ मुझे यहां से, यहां पे 2x से x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर से 2 को गुणा करूंगा, 2x की पावर 3 प्लस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर। घटाएंगे, घटते क्रम में लिखना पड़ता है, घटाएंगे चिन्ह माइनस माइनस, ये तो कट गया, और ये 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बच गया। 6x स्क्वायर में 2x का भाग दे दो, प्लस का 3x आएगा, तो 3x को 2x से गुणा करो, 6x स्क्वायर प्लस का 3x से, जैसे ही आप घटाओगे ये तो कट जाएगा, और ये बचेगा 4x प्लस कितना 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये खुद आ जाएगा 4x प्लस कितना 2, जैसे ही घटाओगे ये 0 दे देगा आपको, तो शेषफल तो 0 आएगा, रेस्पेक्टिवली पूछा है, शेषफल तो 0 आएगा, और जो क्वोशिएंट प्राप्त होगा वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। शेषफल तो सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन भागफल के लिए काम करना पड़ा। ओके, ऐसी समीकरण है तो इनके हल पूछे हैं बंधु, बाई ऑप्शन उड़ा दो इनको, कैसे उड़ा दो, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है, एंड दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। तो ऐसे केसेस में आपको तो सीधा ही इसको उड़ा देना चाहिए। कैसे उड़ाएंगे साहब सीधा, x का मान और y का मान हल पूछे, x का 1/2 रखो, y का 1/3 रखो, यहां रखोगे तो 1/2 गुणा 1/2 और y का 1/3 रखो, 3 गुणा 1/3 बराबर 2 आता है क्या, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आता है 2, 1 तो सिद्ध करता है। दूसरे में x का 1/2 रखो तो 1/3 गुणा 1/2 और y का 2 गुणा 1/3 बराबर 13 कितना 6। चेक करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 प्लस 3 ऊपर जाएगा, 3/2 बराबर है 13 कितना आ गया 6। इन दोनों का लघुत्तम 6 ले लिया, 3 का भाग 2 बार 4, 2 का भाग 3 बार 9 बराबर कितना 13/6, और ये भी 13/6 और वो भी 13/6, दोनों तरफ संतुष्ट होता है। ये 2 बराबर 2 दे दिया, 13/6 बराबर 13/6, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो दी बेस्ट है। ठीक है, ऐसी समीकरणों से कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कैसे सेम बनाए वगैरह वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। इस बहुपद को x प्लस 1 से विभाजित करने पर 12 शेषफल आता है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर -1 रख दो, -1 रखोगे तो 2 गुणा -1 की घात 4 प्लस 3 गुणा -1 की घात 3 माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 प्लस के बराबर शेषफल 12 बता रहा है, तो क्या लिख दो 12, गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आता। तो ये तो आ गया 2
ये 3 घात है तो माइनस का 3, और सम घात है तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन माइनस का 4 पड़ा है, तो प्लस का 3 है और प्लस का k बराबर कितना हो गया 12। मेरे बंधु बताओ, ये 3 से 3 कट गया और ये आ गया माइनस का 2 प्लस k बराबर कितना 12, तो k का मान कितना आ गया 14, और k का मान 14 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, p के किस मान के लिए समीकरणों का केवल एक ही हल होगा, p के किस मान के लिए समीकरणों का केवल एक ही हल होगा। एक ही हल का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा p के किस मान के लिए। मेरे बंधु इसमें 2 अद्वितीय हल की शर्त यही होती है, 2/2 बराबर नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए, 3/3 कितना p। लो भाई ये हो गया, एक हो गया, तो p नॉट इक्वल्स टू 3। यहां से मेरे पास में रिजल्ट आया p नॉट, p का एकमात्र मान 3, p के एकमात्र मान 3, अगर p का मान 3 रख दिया तो आपके पास में अद्वितीय नहीं, एक ही हल होगा, कोई हल नहीं होगा। इस केस में तो कोई हल नहीं आएगा, इस केस में तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाएगी। ऐसे बना के देख लो आप, p का मान 3, p के सभी मान हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं सभी, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या, ये बात सही है, 3 के अतिरिक्त कुछ भी रख ले तू, ये कह रहा है p नॉट इक्वल्स टू 3, p का एकमात्र मान 2, एकमात्र मान क्यों, एकमात्र क्यों, अनेक मान हो सकते हैं, तो राइट आंसर, प्रीफर आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि x बटे a प्लस वाई बटे बी और ax, ये समीकरण दे रखी है, x और y के मान क्या होंगे, वेरीफाई करवा दो, x बराबर a रख दो और y बराबर b रख दो, तो a बट्टा a प्लस a, b बट्टा b बराबर 2 होता है क्या, 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है। एक बात तो सत्य है, x की जगह a रख दो a स्क्वायर माइनस y की जगह b रख दो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, उसको भी कर रहा है, x बराबर a और y बराबर b, और इसको भी संतुष्ट कर रहा है ये x बराबर a और y बराबर b। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन राइट है, x बराबर a और y बराबर कितना होगा b। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये आपको L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।